नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे 2024 की तैयारियों की। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन एकजुटता वाली गाड़ी पर बैठकर बीजेपी को रौंदने का दावा कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहल करने वाले नीतीश बाबू की पार्टी में पेच फंसा हुआ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी तैयारी धारदार है और किसके दावे दमदार हैं। सबसे पहले हम आपको दोनों ओर की तरफ से तैयारियों और रणनीतियों के बारे में बताएंगे। पहले बीजेपी की बात करते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से मिशन 2024 के लिए बीजेपी के 5 टारगेट्स पर हम चर्चा करेंगे। पार्टी का टारगेट नंबर 1 है 10% वोट शेयर में बढ़ोतरी। पहला जो आप टारगेट देख रहे हैं। दूसरा टारगेट है युवा वोटर्स को अपनी ओर खींचना। पार्टी का तीसरा टारगेट है 350 से ज्यादा सीटों पर नजर है उनकी। पार्टी का चौथा टारगेट है पश्चिम बंगाल पर पकड़ बढ़ाना। पांचवां टारगेट है राम मंदिर के जरिए एक संदेश पूरे देश में देना कि जो इतने दशकों तक नहीं हो पाया, इतने सालों तक नहीं हो पाया, वो मोदी राज में हो रहा है। अब हम बीजेपी के उस प्लान को देखते हैं जो पार्टी ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए तैयार किया है। बीजेपी का टारगेट नंबर 1 वोट शेयर में 10% बढ़ोतरी के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री खुद एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने क्रिसमस के दिन अपने आवास पर ईसाइयों से मुलाकात की। देश में ईसाई समुदाय की आबादी 2.3% है। अब यह भी समझिए कि प्रधानमंत्री आवास पर उन्हें बुलाया गया, एक संदेश देने की कोशिश है। ये पीएम का आउटरीच प्लान है जिसके जरिए वो समाज के हर वर्ग में लोगों से मिल रहे हैं, उनके जरिए संवाद करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब अगले प्लान पर आइए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के कार्यक्रम वीर बाल दिवस में हिस्सा लिया। पीएम इससे पहले भी सिख समुदाय के कई कार्यक्रमों में दिल्ली से लेकर पटना तक कई जगहों पर शामिल होते रहे हैं। सिखों की जनसंख्या 1.7 लगभग 2% आबादी है इस देश में। बीजेपी का अब अगला टारगेट आपको दिखाते हैं। टारगेट है युवा वोटर्स पर नजर। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने 24 जनवरी को 5000 जगहों पर, 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी को 5000 जगहों पर मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा की बैठक का प्लान किया है। अब आते हैं टारगेट नंबर 3 पर, 350 सीटों पर नजर। तो आखिर ये कैसे पूरा होगा? इसके लिए बीजेपी ने 3 से 4 लोकसभा सीटों का क्लस्टर्स बनाया है। क्लस्टर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद प्रवास करेंगे। अभी तक मंत्रियों को अलग अलग सीटों पर प्रवास के लिए भेजा जा रहा था, उनको बाकायदा रिपोर्ट कार्ड बनाकर भेजना था, कौन कौन से लोग उनके साथ हैं, कहां पर संभावनाएं हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन अब जो लोकसभा के क्लस्टर्स बनेंगे सीटों के, उसमें खुद जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जाकर प्रवास करेंगे, वहां पर रहेंगे, वक्त बिताएंगे, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, एसोसिएशन से वहां पर मिलेंगे। बीजेपी ने 30 जनवरी तक हर लोकसभा सीट में चुनावी दफ्तर बनाने का टारगेट तैयार किया। 7 लाख गांवों में गांव चलो अभियान चलाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। हर लोकसभा सीट पर प्रभारी होगा, संयोजक होंगे। साथ ही हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक होगी। आपने ठीक सुना, हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती और मानती है कि सोशल मीडिया के जरिए अपने संदेश को, अपने प्रचार को फैलाना ज्यादा आसान है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हर जगह पर, हर जोन में बैठक की जाएगी, जिनके जरिए क्या बताना है, क्या आगे ले जाना है, कौन से इशू पर चर्चा बढ़ानी है, ये सब कुछ किया जाएगा। चौथा टारगेट बीजेपी का पश्चिम बंगाल पर है। यहां पर सीटें बढ़ाने की अगर सोच रही है तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए नई चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह वहां आज मौजूद थे और इस कमेटी में भी, जो नई कमेटी बनाई गई है, उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल है कमेटी में। और यह भी देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय अब मंत्री बन गए हैं मध्य प्रदेश में, तो खुद यहां पर गृह मंत्री कमान संभालेंगे। अब बात राम मंदिर की। चौथा है, जो आखिरी है, 5वां टारगेट, राम मंदिर। इसके जरिए क्या साधना है? बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री खुद मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 30 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। अयोध्या वालों के लिए शायद उतनी ही बड़ी खुशखबरी यह भी है कि एक तो एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, वहां पर पर्यटकों के लिए आना आसान होगा, सीधा वहां पर पहुंच पाएंगे। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी जो अयोध्या देखना चाहते हैं, वो दिल्ली के बाद सीधा फ्लाइट लेकर अयोध्या पहुंच सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और फिर राम मंदिर का निर्माण तो है ही, जो कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं।
अब बारी है इंडिया गठबंधन के टारगेट और रणनीति की। सबसे पहले अगर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एक बार दिखा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, ये दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। इन दोनों के साथ आज हम बहस को आगे लिए चलेंगे। दोनों जुड़ गए हैं। अब जल्दी से हम आपको इंडिया गठबंधन की बात बता देते हैं। सबसे पहला टारगेट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना है, जिसमें अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। 4 दिन का ये टारगेट है। दूसरा टारगेट ये तय करना है चेहरा हो या ना हो, यानी चेहरे के साथ लड़ा जाए या बिना चेहरे के, क्योंकि मुंबई तक यही फैसला लिया गया था कि नहीं, चेहरे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर दिल्ली आते आते चेहरे की बात आ गई, सामना में लिख दिया गया। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया। अब शरद पवार ने आज साफ किया है कि चेहरे की जरूरत हमें नहीं है। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि जब पहले नहीं था मुंबई में तो अचानक चेहरे की बात क्यों। तीसरा टारगेट है नीतीश कुमार का पेच। नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ललन सिंह को लेकर अभी वहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है, खींचतान है। माना जा रहा है कि हो सकता है खुद जेडीयू के अध्यक्ष अब नीतीश कुमार बन जाए। बहरहाल जो वहां पर एक सिर फुटअव्वल है उस पर भी नजर रखनी है इन्हें, क्योंकि जेडीयू एक इंपॉर्टेंट गठबंधन की पार्टी है इस इंडिया में। इंडिया गठबंधन के लिए चौथा टारगेट है राम मंदिर में किसको न्योता मिला किसको नहीं। आपने देखा होगा। सबसे पहले हम जो पहला टारगेट है सीट शेयरिंग फॉर्मूले का, उस पर नजर डालते हैं। गठबंधन ने खुद ही इसके लिए ऐलान किया कि 30 दिसंबर तक हम ये तय कर लेंगे। तो ऐसे में सबकी नजर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या वाकई शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 4 दिन बाकी हैं। ठोस रणनीति बन पाई है नहीं बन पाई है, ये आलोक शर्मा जी हमें बताएंगे। आज बहुत दिलचस्प बात जयराम रमेश ने कही है, जल्दी से आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल खोल के मुंह बंद करके हमें फॉर्मूला निकालना होगा। बात तो सटीक है, सुनिए। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह, इसको इलैबोरेट कर, माने बयानबाजी से तो नहीं होगा ना। हाँ। हम बैठेंगे, बातचीत होगी, ईमानदारी से बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी। जो कुछ समझौता करना है, हमें जो कुछ समझौता करना है दूसरे पार्टियों को, हम करेंगे। पर ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर सीट शेयरिंग असंभव है। तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री से बचना पड़ेगा, ये खुद जयराम रमेश कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि खुले मन से और बंद मुंह से फैसला करेंगे तब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन में चेहरा हो या ना हो अभी तय नहीं है। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा पहले तय किया गया था चेहरे की जरूरत नहीं, फिर दिल्ली में बैठक में नाम प्रस्तावित क्यों किया गया। शरद पवार का स्टैंड एकदम साफ है, कह रहे हैं चेहरे की जरूरत नहीं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में लिखा गया था चेहरा जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा था जल्दी से। मुंबई बैठक में यूं भी सभी 28 दलों ने तय किया था कि किसी को भी चेहरा नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली बैठक में अनावश्यक कुछ साथियों ने ऐसा किया, अब उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा पद मिल चुका है, वो इस गठबंधन के निर्माता हैं। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है। तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज हैं आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज हैं? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। 1977 से इलेक्शनला निवडणुकीमध्ये कुणी एका व्यक्तीला प्रोजेक्ट केले नाही। त्या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे, निवडणूक झाल्यावर पक्षाची निर्मिती झाली आणि निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाईंची निवड झाली। निवडणुकीच्या आधी मोरारजीबाईंचं नाव सुद्धा कुठं नव्हतं आणि त्यामुळे कोणाचे प्रोजेक्ट केले किंवा कोणाचे नाही केलं तर त्याचे परिणाम होत नसतात। लोक बदल करण्याच्या मनस्थिती वेळी आली असतील तर लोक निर्णय घेत असतात। अब बात नीतीश कुमार के पेच की जरा जल्दी से कर लेते हैं। आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि खबर है कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। 29 तारीख को पार्टी की बैठक है, उसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये एक अलग टर्मोइल है जो बिहार जेडीयू में है, जिस पर नजर रखना होगा। खबर है कि ललन सिंह के अमित शाह और पीएम पर जो निजी हमले हैं उनको लेकर नीतीश नाराज हैं। आप देखिए नीतीश कुमार ज्यादातर बचते हैं पीएम या अमित शाह पर सीधा हमला करने से।
अगर ऐसा है तो ये कहना मुश्किल है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर वाकई वो एक बीच का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और जो खुलकर प्रधानमंत्री या अमित शाह पर हमले करते हैं उनको वो दरकिनार कर रहे हैं, तो फिर आखिर उनके मन में क्या चल रहा है 24 को लेकर। अब बात आखिरी टारगेट की जो है राम मंदिर के न्योते पर क्या करें। 22 जनवरी को पीएम कर रहे हैं उद्घाटन, 30 दिसंबर को कर रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन। अब देखिए, मंदिर के उद्घाटन में गिने चुने नेताओं को राम मंदिर का न्योता मिलने पर विपक्ष में नाराजगी है। डिंपल यादव न्योता न मिलने की वजह से नाखुश है, उन्होंने कहा कि वो बाद में जाएंगी। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से इनकार किया है। सीताराम येचुरी को न्योता मिला था। जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा से चर्चा की शुरुआत। नहीं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी आरएसएस धर्म को एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, वो हमारी समझ में सही नहीं है। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम वैसे तो आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम पेपर पर लिख कर देखें तब तो आपका प्लान 2024 पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है, जमीन पर भी उसी तरह से उतर पाएगा? देखिए, हकीकत यह है कि मोदी जी के समय में और जिस प्रकार की रणनीति व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं, और अमित शाह जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बनाई, अब नड्डा जी कार्य कर रहे हैं। हम कागज पे काम ही नहीं करते, हम तो जमीन पे काम करते हैं। 2014 का जो प्लान था, टारगेट क्या था? 272 और आए कितने? 283। 2019 में टारगेट था 300, आए 303। क्यों ऐसे नहीं आते हैं? याद करिए, पश्चिम बंगाल में क्या कहा था जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम 20 जीतेंगे। मजाक उड़ाया गया था, अरे 2-3 सीटों जीतने वाले 20 कहां से जीतेंगे? कितना जीता? 18। बिहार में जब हमने कहा था हम स्वीप करेंगे, तो कितना मजाक उड़ाया गया था। क्या हुआ देखिए, हमने कहा था सपा बसपा गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कि हम 60 सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत पाया हमने। कारण क्या है कि धरातल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शासन सत्ता से जो लाभ गरीब वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं और उसके द्वारा अपना विश्वास बनाते हैं। हमारी स्पष्ट स्ट्रेटजी है, हम आपको बताना चाहते हैं, गरीब कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव, और उसके साथ संगठन की का व्यवस्थात्मक समर्थन, बस इसके द्वारा कार्य हो जाता है। अब बाकी लोग कागजी हवाई, जैसे भी बोल रहे थे ना जयराम रमेश जी, कि दिमाग खुला और मुंह बंद रख के, अब समस्या ये ना कौन से वाले मुंह के लिए कह रहे थे, यहां 1 दर्जन तो मुंह है, और फिर वो वाला मुंह जो मुखौटा है या वो वाला मुंह जो वास्तविकता में मुंह है, तो वहां पे तो ये समस्या, इसलिए वहां कागज पे देख रहे हैं 4-4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई चीज निकली नहीं, संयोजक भी नहीं बन पाया, कुछ तय नहीं हो पाया। हमारे यहां जो होता है धरातल पे, तो धरातली कार्य और हवाई कार्य में, जमीनी कार्य और हवाई कार्य में जो अंतर होता है, वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्य और इस विपक्ष के तथाकथित इंडिया गठबंधन के कार्य में। आलोक शर्मा जी, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने से नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई कमेंट्री करने के लिए जेडीयू के केसी त्यागी जी आ जाते हैं या ममता बनर्जी आ जाती हैं सब मीडिया में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या बेहतर करती है अगर इंडिया गठबंधन की ये मजबूरियां और ये कलेश जो अब सामने आ रहा है वो आता ही नहीं, अगर वो अपने दम पर जैसा पिछली बार लड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के बाद आगे बढ़ती। और दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का है कि सीट शेयरिंग पर क्या हुआ? 4 दिन बाकी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पहले प्रश्न का 2 हिस्से हैं, एक बयानबाजी से रिलेटेड है और एक अकेले कांग्रेस लड़ती कि नहीं लड़ती। तो उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इसमें कहीं पर कोई सेकंड थॉट या कोई किसी तरह का ना पहले था ना अब है। दूसरी बात आती है बयानबाजी की। स्वाभाविक है कि बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी को भी
इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी उसको अपना मोहरा बनाकर उस पिच पर जाकर खेले, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे गठबंधन में कोई घटक दल हो। और तीसरी बयानबाजी एक और है जो अक्सर पिछले 4-5 दिनों से फिर सुनाई दे रही है कि कुछ हमारे घटक दल के लोग हैं जो सनातन पर और तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाती है और उसके ऊपर चुनाव को ले जाती है। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है। इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो, चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद एक महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। आज 5,000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि वो उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे ये लोग। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा, अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो प्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो। केवल इनका एक ये स्ट्रैटेजी है और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। उसके ऊपर बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट मांगेंगे। हम तो फिर कहेंगे कि कन्हैया के हत्यारों को भी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सजा मिलनी चाहिए और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने लड़ा और अंडरग्राउंड अपना जो काम करते हैं ये, वो पूरा देश जानता है। सीट शेयरिंग हो गई सर? देखिए, सीट शेयरिंग के बारे में मैक्सिमम चीजें तय हो चुकी हैं। मैं आज तक के माध्यम से नहीं बताने की पोजीशन में हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैक्सिमम चीजें तय हो गई हैं। आज भी 4 राज्यों की मीटिंग एआईसीसी के अंदर चल रही है और बाकी राज्यों से, बाकी घटक दलों से इंडिया के मैक्सिमम पैरेलल बातचीत होकर मैक्सिमम चीजों पर एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनाव नहीं है कि अंजना जी, केवल एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव रहेगा। चुनाव मुद्दों पर भी रहेगा, किस दल में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। एनडीए में तो कुछ है ही नहीं। एनडीए तो जिस तरह से 48 दलों के साथ 2014 में चला था, आज कहां है पता नहीं। जेडीयू हो, अकाली हो, शिवसेना हो, तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कितनी बेरोजगारी दूर हुई, देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा, देश के अंदर कहां विकास हुआ, कितनी महंगाई कम हुई, कितना महिला अत्याचार कम हुआ, कितनी सीमाएं सुरक्षित रही, जम्मू कश्मीर में कितनी शांति आई, इन चीजों पर चुनाव होगा। ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सर फायर फाइटिंग मोड में है। केसी त्यागी जी आकर कहते हैं कि मुंबई तक तो तय था कि चेहरा नहीं होगा, अचानक चेहरा क्यों हो गया। यानी ममता बनर्जी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक पेज पर नहीं है, क्योंकि खुद खड़गे साहब कह रहे हैं कि चेहरे की अभी क्या जरूरत है। अब आप लोग ये फायर फाइटिंग मोड क्या मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा? क्योंकि इसकी क्या जरूरत है? अलग अलग जुबान, बॉल टू बॉल कमेंट्री कौन कर रहा है? और दूसरा हिस्सा, क्या वाकई ललन जी को हटाकर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन रहे हैं? क्या नाराजगी हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है
अभी तक एनडीए की क्या रणनीति है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और मुकाबले में इंडिया की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा है। तो मुझे लगता है एनडीए के गठबंधन में तो कोई गतिविधि ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 400 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाने का एक निश्चय जाहिर किया है और उसके हिसाब से उनका कहना है कि वो रोडमैप पर काम कर रहे हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि अकेले दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं और दक्षिण भारत में पुडुचेरी जहां केवल एक लोकसभा की सीट है, ना उनकी कहीं कोई सरकार है और ना बहुत ही कोई मजबूत उनकी उपस्थिति है। पूर्वी भारत के जिसमें मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मानता हूं और उनमें 117 सीटें, 117 सीटों में इनमें चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। तो अब देखिए स्थिति क्या है। सवाल ये है कि जब हम जाएंगे तो अलग अलग जो भी अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में तो 2 बड़े राज्य, अपेक्षाकृत बड़े राज्य, असम और उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, बाकी छोटे राज्यों में बहुकोणीय संघर्ष होंगे और उसमें 50% वोट लाने का अगर कोई भी पार्टी अगर दावा करती है तो ये हास्यास्पद है। और ये परिस्थिति पंजाब से लेकर के हिमाचल से लेकर यहां तक कि दिल्ली में अगर आप और कांग्रेस मिलकर अच्छी तरीके से लड़े तो वहां भी ये आंकड़ा तय कर पाना आसान नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये एक चुनावी जुमला है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया की बैठकें तो हो रही हैं लेकिन एनडीए ने कोई बैठक नहीं की। अब ये सवाल है कि आप कह सकती हैं कि मुकाबला आपका है, चैलेंजर हैं, आप अपनी तैयारी बताइए। तो निसंदेह इंडिया गठबंधन कई सवालों पर जितना समय मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिला, समय तो निकला लेकिन सबके राज्य में अनौपचारिक बातचीत आखिरी चरण और सीट शेयरिंग को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, बहुत जल्द आपको आधिकारिक जानकारियां साझा करने की स्थिति में अलग अलग दल होंगे। कांग्रेस की ओर से भी कोशिशें हो रही हैं और हमारे यहाँ से भी सभी जगहों पर प्रयास हो रहे हैं। सांगठनिक तौर पर आपके द्वारा स्क्रॉल पर दिखाया भी जा रहा है, 28 को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, 29 को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जहां हम लगातार बिहार में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और इनको कैसे हम वोटों में तब्दील कर सके। मतदाताओं के बीच हम क्या एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का हो और हम अपनी पार्टी के स्तर पर उन्हें क्या बता सके। इन सब पर बातचीत करने के लिए हम वहां मिलने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ काफी फील गुड में रहना बुरा नहीं है लेकिन मुकाबला काफी भीषण होने जा रहा है और पूरे पराक्रम और ओजस्विता के साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों को लेकर के आश्वस्त। जब साझा रैलियां पूरे देश में होंगी, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम आएंगे, जब सीट शेयरिंग सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद आमने सामने की जो तैयारी है उसका बेहतर मूल्यांकन होगा। ललन सिंह पे आप नहीं बोले। ललन सिंह पर आपने पूछा नहीं लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ जी। अच्छा सॉरी। तो ललन सिंह जी ने आज खुद खंडन किया जो भी यहाँ उनको थोड़ी खंडन करना है सर, आपको खंडन करना है। अब तो पार्टी के आप है ना प्रवक्ता, ललन सिंह जी को हटाकर क्या नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे? सीधा प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है ललन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के आधिकारिक राय को ही सामने रखते हैं। जब खुद ललन सिंह जी ने कहा कि नहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो मुझे लगता है इस पर किसी भी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं और इस पर पूर्ण विराम जरूर लगना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने खुद इस बात को अपनी ओर से इसका खंडन स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर इस बार लड़ाई होगी। बात इसकी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लोकप्रियता पर आप चुनावों को ले जाते हैं। और आलोक शर्मा जी तो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अंत में हर चुनाव को धर्म से जोड़ देते हैं और उसी वजह से जीतते हैं। देखिए, अभी हम अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहे थे तो क्रमशः जवाब देता हूं। देखिए, दोनों पार्टियों की समस्या देखिए। राजीव रंजन जी की पार्टी से पूछिए तो ललन सिंह जी ने क्यों बैठक बुलाई है, खैर कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं, हम उनकी बात मानते हैं, 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा।
आलोक जी को देखिए तो अब कितनी बड़ी विचित्र बात है कि दूसरी पार्टी के उनके गठबंधन के घटक दल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करते हैं, मगर उनकी पार्टी उसको स्वीकार करने में दाएं बाएं लेफ्ट राइट दिखाई पड़ती है। तो भैया बाहर तो छोड़िए, पहले अंदर देख लीजिए। फिर राजीव रंजन जी ने कहा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अकेले कर्नाटक में 28 में 25 लोकसभा हमारे पास है। तो मान्यवर आपको कहां से दिख रहा है कि नहीं है? बल्कि मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन कहां है? भाई कर्नाटक में कांग्रेस हमारा सीधा मुकाबला, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। डीएमके तमिलनाडु में आपके साथ है ही, वो पहले से था, तो उसमें कोई इंडिया बनने के बाद तो कोई आया नहीं। अब तेलंगाना में है नहीं, आंध्र में है नहीं, और केरल में तो लड़ाई है कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में। तो मेरे भाई ये है कहां? आप क्या बोल रहे हैं? यही है जमीनी बात की बजाय हवाई बात करना। अगला उन्होंने वाक्य बोला, बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में मिलाकर इतनी सीटें हैं बंगाल में। तो बताइए तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं बंगाल में? हमारे पास। बीजू जनता दल के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं उड़ीसा में? हमारे पास। मेजॉरिटी सीटें किसके पास हैं झारखंड में? हमारे पास। एनडीए सबसे ज्यादा जीत के आया था, नीतीश कुमार जी वो चले गए, जब ये लोग अलग रहे थे 2014 में, तो हम 30 से अधिक सीटें जीत के आए थे। तो जनाब जो आप कहना चाहते हैं, अरे कागज ही पढ़ लेते तो कम से कम जमीनी यथार्थ नजर आता, परंतु आप लोग उसमें बोल जाते हैं, वो अलग बात है। अब मैं यथार्थ की बात बताता हूं जो आलोक जी ने पूछी। 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, इससे पहले मिला था क्या? क्या इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है? और इसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनको मालिकाना हक मिला है। मैं दावे के साथ कहता हूं गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं 2014 से पहले मालिकाना हक प्राप्त नहीं थी। 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है। अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है। और जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, यानी जिस पे उंगली उठाने की जरूरत कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं रैंकिंग दी है। और उसने ये कहा है कि 7.8% के साथ हम सबसे ऊपर जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा 600 बिलियन पहुंच गया है, सबसे ज्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आज ही आपको पता है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, वो 7,600 हो गए। 10,000 का टारगेट था ताकि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ सके। अब उसके बाद 37 किलोमीटर बढ़ती हुई सड़क आपको नहीं दिख रही है, 70 एयरपोर्ट, जिसमें से एक अयोध्या का एयरपोर्ट जो 30 को अनाउंस होने जा रहा है। उसके बाद आपको नजर ना आए तो मैं कहूंगा चश्मा उतारो, फिर देखो यारों दुनिया नई है, चेहरा पुराना। और फिर हमसे कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अंजना जी दावे के साथ कहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था हम 2 सीटों की पार्टी थे। अगर इनमें से किसी को उम्मीद होती कि कभी 303 भाजपा पहुंचेगी, विपक्ष में 3 नेता नहीं बचे होते, सब सत्ता के लालच में इधर आ गए होते। पर ये बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे भगवान राम जब युद्ध लड़ने गए थे तो जो रावणी पक्ष में लोग खड़े थे वो थोड़ी मान रहे थे भगवान है। उस समय मान लेते भगवान है तो लड़ते थोड़ी, तब तो इधर आ जाते, तब तो कहे अरे एक नॉर्मल सा वनवासी खड़ा है, हमको क्या जीत लेगा। जो सुंदरकांड में आता भी है कि रावण कहता है कि हमने बड़े बड़े देवता और वो जीन लिए हैं तो नर बानर के देखे माही, जितो चिराचर मैं जग माही। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं उनको क्यों नहीं न्योता दिया है आपने सुधांशु जी? कहते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी वालों को क्यों नहीं बुलाया? डिंपल यादव नाराज है, वो लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर आप अलग रखना चाहते हैं। हाँ, देखिए हमने न्योता नहीं दिया है, न्योता राम जन्मभूमि ट्रस्ट देता है, न्योता संत समिति देती है जो चला रहे। उनके साथ इन्होंने जैसा बर्ताव किया उसके बाद भी हम कह रहे हैं आने को तैयार हैं। पर 2 बातें, चलो जो हमारे साथ किया उस पाप का प्रायश्चित न करें, कम से कम जो अपने पाप का प्रायश्चित तो कर लें। राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला शुरू करवाया था अयोध्या में, क्योंकि वो कहते थे रामकृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं है, और अखिलेश जी की सरकार ने बंद करवा दिया। तो भाई अपने समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े प्रणेता, जैसे हमारे यहां दीनदयाल जी हैं, कांग्रेस के लिए गांधी जी हैं, और वैसे ही समाजवादियों के लिए लोहिया जी हैं। इतना बड़ा लखनऊ में लोहिया पार्क बनाए, कम से कम पाप का प्रायश्चित कर लें। और अगर धार्मिक भाव से जाना चाहते हैं तो जो कार सेवकों की हत्या करवाई थी उसका प्रायश्चित कर लें, उसके बाकायदा शास्त्रीय विधान है। और राजनीतिक ढंग से जाना चाहते हैं तो अपने बयान के लिए माफी मांग लें। मगर साहब हम अपने बात पर भी अड़े रहेंगे, पाप पर भी अड़े रहेंगे, और जो मेरे राजनैतिक गुरु ने कहा उस पर भी हम पिछड़े रहेंगे, और उसके बाद कहेंगे नहीं जी हमें तो बुलाना चाहिए। तो ये अहंकार है। ठीक है, और आलोक जी मैं आ रही हूं, एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी से, एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी, वोट मिलेगा? रघुराई राम भजे गति कहीं नहीं पाई, वोट मिलेगा राम मंदिर के उद्घाटन से? अंजना जी हम
छोटा सा जवाब। अंजना जी, मैंने तो कहा अरे हम 2 सीट की पार्टी थे, तो कभी वोट की उम्मीद थी क्या? वोट की उम्मीद नहीं थी। हमारी कोई औकात नहीं थी भारत की राजनीति में। 2 सीटों में भी राम मंदिर साथ खड़े थे, 303 पे भी खड़े। ये वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, भारत की अस्मिता का। एक सेकंड, आपको टोक रही खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह के दावे पर टीएमसी का पलटवार है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला है, बंगाल में 3.5 सीट भी नहीं जीत सकती है बीजेपी। ये टीएमसी ने दम भरा है। राज्यवार तरीके से जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, आलोक जी आप उनकी बातों पर, राम मंदिर पर भी जवाब दीजिएगा। वो ताने कई तरफ थे जो सुधांशु जी ने दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ये मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और ये मैं इसलिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपको बता रही हूं कि जब आप बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मतदाता का अपमान करते हैं। 224 ऐसी सीटें थी 2019 में जब बीजेपी ने 50% से ज्यादा जहां पर वोट हासिल किए। 224 सीट सर, जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट्स मिले। अब ये 50% जनता क्या धर्म के बहकावे में आ जाती है? क्या इस प्रेमाइस पर चलना सही है इस देश में चुनावी रणनीति के तौर पर? देखिए मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन हमेशा से हर पार्टी में अपेक्षित होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही मुद्दे के ऊपर तमाम वोट चली जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। आपने भी देखा अभी 3-4 चुनाव में किस तरह से चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और उसके बाद क्या हुआ फिर मुद्दों का। मुझे लगता है कि जो सुधांशु भाई ने तमाम आंकड़े दिए, मैं उन पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, मतलब हर परिवार में लगभग 2.25 मुद्रा लोन चले गए। तो ये आंकड़े कहां से लाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिला है। अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। मोदी जी एक सदन में आके कहते हैं 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, दूसरे सदन में जाके कहते हैं 14 करोड़ लोगों को नल मिल गया। तो मतलब 26 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ लोगों को नल इन्होंने दे दिया। मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं? इतना तरक्की किया, इतना विकास किया कि 86 रुपए में आज डॉलर मिल नहीं रहा है, और जिस तरह से पेट्रोल 100 के पार है। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। तो ये तमाम जो बहकाने वाले मुद्दे हैं उनको ये लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 35,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में संसद पर दिया गया जवाब है कि किस तरह से सुसाइड किया है। हमें ये नहीं बताते हैं कि एनएचएआई के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। एनएचएआई के 1100 कुछ टोल थे, आज 3700 कुछ टोल हो गए, और हर टोल पे जहां 30-35 रुपए टोल कटता था, आज 100, 125 और 150 रुपए टोल कटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली के जो आंकड़े भी हैं वो तमाम गलत हैं। इन्होंने कहा कि अब सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। अरे भाई, 9 साल आपकी सरकार को हो गए। 2014 में 18,500 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में हमारे, अगर आप 56-57 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तो प्रति वर्ष लगभग 12-13 हजार गांवों में हमने बिजली दी, और आपने 9 साल में 3,000 में भी नहीं दी। तो उसके बाद आप कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचा दी। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। तो जब आंकड़ों की बात आएगी तो यह भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ती है। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो उसी समय पर डालनी पड़ती है। मुझे लगता है कि आज किसान की आमदनी मोदी जी के अनुसार तो डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। 2022 में डबल होनी चाहिए थी। वो 32 रुपया प्रति व्यक्ति किसान से घटकर वो 27 पर क्यों आ गई? हम तो पूछना चाहते हैं 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर भी क्यों नहीं दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है? केवल और केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज एनएचएआई के ऊपर कितना कर्जा है? सुधांशु भाई तो सांसद हैं, लगभग 13 गुना कर्जा एनएचएआई के ऊपर बढ़ा है। क्या उसको कौन भुगतेगा भाई? 2,05,000 करोड़ का कर्जा
देश के ऊपर हो गया, आईएमएफ आपको चिता रहा है जिस आईएमएफ की आप बात कर रहे थे, और उसके बाद भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों है, 10 से ज्यादा करीब क्यों जा रही है बेरोजगारी दर। और तमाम वो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है, क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। एसएससी और यूपीएससी और तमाम एग्जाम्स की क्या हालत है। हम तो उम्मीद करते हैं पेपर जांच के ऊपर भी, पेपर लीक के ऊपर भी आपने पूरी तमाम संस्थाएं अब लगा दी होंगी पीछे और एफआईआर हो गई होगी उसके ऊपर। केवल आप गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं। 3100 रुपए में अब वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी हो रही होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा अभी 3 दिन पहले कि 2185 पे ही खरीदी हो रही है अभी। तो तमाम झूठ बोलकर आप आते हैं और 2024 में जनता आपको सजा जवाब देगी। दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर मैं चुनाव राजीव जी इस के बात पास पर होगा कि आपने कौन कौन से वायदे किए थे। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। उन्होंने एकदम एक एक पॉइंट वाइज सवाल पूछा है। देखिए मैं पुनः बोल रहा हूं, हाँ आलोक जी ने, उन्होंने जो भी बोला है कोई सोर्स नहीं कोट किया, मैं सोर्स कोट करके बोला था। 7.8% आईएमएफ का था, अक्टूबर में 4.87% बेरोजगारी महंगाई की दर थी। बेरोजगारी का आंकड़ा बता दूं साहब, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कोई इंप्लॉय बनेगा तभी तो प्रोविडेंट फंड बढ़ाएगा, 13,60,000 लोगों ने पिछले महीने में ऐड किया है। तुम्हारे इंप्लॉय नहीं बने मगर ईपीएफओ में पैसा डालना शुरू कर दिया, और कोई इंप्लॉयर भी कहीं से आ गया है, उसने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की दर 6.7% आ गई, जो 2018 के बाद सबसे कम है। और मैं आलोक जी को बता देना चाहता हूं, परिवार से के आधार पर ही सिर्फ नहीं होता। अगर हमने 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं तो परिवार से ज्यादा है, जो गरीब है उसको मिलेगा अगर जरूरत होगा। हमने 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया है तो अगर परिवार बहुत गरीब है तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी दिया है। मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि झुठलाना और बताना ये होता है। अब अभी आपको इस बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे देखते देखते याद आ गई। इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये लोग ये बताते थे, हम लोगों के बचपन में याद है कि जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार समझौते पे बात करने के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप का इजराइल होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। यह है भड़काना, डराना और हिम्मत से काम न कर पाना। और दूसरी तरफ हम जो काम करते हैं विकास की हर चीज के आधार के ऊपर बात करते हुए करते हैं। इसीलिए मैंने, और इन्होंने जो डेट की बात कही, तो डेट टू जीडीपी रेशियो में बताइए भारत की स्थिति क्या है। मैं दर्शकों से कहता जाके चेक कर लीजिए। इन्होंने कहा आईएमएफ की चेतावनी है भारत को, तो कृपया मुझे चेतावनी का लेटर दिखा दें। मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसी जगह पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आलोक जी जल्दी से। मैंने सब चीजें सोर्स के साथ कोट की। देखिए मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उनमें से सेलेक्ट करके जहां पर इनको कंफर्टेबल लगा केवल उनकी बात की। मैंने कहा कि अगर इतना बहुत अच्छा विकास हो रहा है तो कोई भी मैक्रो माइक्रो कोई भी इंडिकेटर आपके पक्ष में या देश के पक्ष में क्यों नहीं है। देश के ऊपर कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा, क्या 205 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा, ये सच है कि नहीं है। क्या आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि ये एक चेतावनी है और ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो घातक होगा। तमाम मीडिया के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन वो आपके शायद सूट नहीं करती है, इसलिए आप मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं। और तमाम मीडिया के चैनल्स ने भी इसको दिखाया है, यहां तक कि आज तक ने भी, मुझे जहां तक याद है, दिखाया है। सुधांशु जी एकदम छोटा सा, मुझे राजीव जी के पास जाना है, छोटा सा एकदम छोटा सा, बस एक लाइन में। वैसे एक कर्जा है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए बताना पड़ता है। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसको ब्याज सहित 2026 में चुकाना है, क्योंकि इन्हें तो पता था 2026 में सरकार नहीं रहेगी, पर हमारी सरकार रहेगी, इसलिए उसके लिए वो भी कर्जे में इंक्लूडेड है और वो हमें बचा के रखना है कर्जा चुकाने के लिए 2026। चलिए ठीक है, अब मुझे पता है आलोक जी आप जवाब देना चाहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राजीव जी आपके पास आते हैं। चाहूंगा ऑयल बॉन्ड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से शुरू हुए और ऑयल बॉन्ड्स का केवल ब्याज का 3500 करोड़ इस सरकार ने कुछ चुकाया है, आज तक कोई पैसा नहीं चुकाया है। और अगर चुकाया हो तो मुझे चिट्ठी जरूर दिखाइएगा सुधांशु भाई। आप लोग को ऑयल बॉन्ड्स के नाम पर केवल प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं। इसके आगे ऑयल बॉन्ड्स का आपके पास कोई ना यूज है ना सॉल्यूशन है। राजीव जी दो प्रश्न है आपसे। राजीव जी रुकिए।
प्रश्न यह है कि देखिए, जब आप गठबंधन में, आज सुधांशु जी में लौटूंगी, अब जवाब दीजिएगा, राजीव जी की बारी आने दीजिए। राजीव जी देखिए, 2-3 समस्याएं हैं, खुद ही उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब हिंदू धर्म के खिलाफ कमेंट, और जिस तरह से पहले डीएमके के नेता ने सनातन पर अपना बयान दिया था, उस पर सारे इंडिया गठबंधन के फिर साथियों को सफाई देना पड़ता है, बड़े बड़े नेता बैकफुट पर आ जाते हैं। तो ये गठबंधन का आप लोगों को फायदा है या नुकसान ज्यादा है? ये बॉल टू बॉल कमेंट्री में फायर फाइटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, या सबको अपने अपने स्टेट में आपस में समझौता कर लेते वो बेटर रहता? ये हम ग्रैंड गठबंधन बना रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। आज ही पूरे विश्व में नेताओं के जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उसमें सबसे आगे नरेंद्र मोदी निकल गए हैं। उनकी लोकप्रियता आप लोगों के लिए एक चुनौती है, इसको आप स्वीकारें ना स्वीकारें खुलकर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब ऐसे में अब आप सनातन पर सफाई देते रहिए, हिंदू धर्म पर वो बोल रहे हैं, मतलब ये सब बैगेज आपके लिए ज्यादा बन जाता है या वाकई गठबंधन का फायदा है? देखिए, अब सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके आना चाहिए, और चूंकि वो शालीन प्रवक्ता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे शब्दों से उन्हें भी बचना चाहिए। मैं उनसे ही पहले 400 सीटों का जो इनका दावा है, मैं इनसे पूछता हूँ, पंजाब में 13 सीटों पर ये कहां पर ये 50% वोट शेयर ला पाएंगे? ये केरल की जो सीटें हैं, ये तमिलनाडु की जो सीटें हैं, ये तेलंगाना की जो सीटें, आंध्रा की सीटें, मुझे लगता है देखिए, ये जो कुछ ये कहते हैं उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये कहां से बंगाल में 50% वोट लाएंगे, ये बिहार में कहां से लाएंगे, ये उड़ीसा में, ठीक है उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पर है, बिहार में उसके बाद आज की तारीख में आपके पास केवल 30% वोट शेयर है आपके और एलजेपी और जो आपके 1-2 साथी हैं उनको मिला करके, दूसरे सब 68 से 70% का वोट शेयर है, इसलिए इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। बंगाल में आप पूरी लड़ाई में खुद को बचा लीजिएगा, बड़ी बात होगी। इसलिए पहले तो ये 400 सीटों के दावे को, इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे में बंद कर देना चाहिए आपको, इसमें दम नहीं है। और ऑयल बॉन्ड को लेकर के आपने तो देश की जनता के जेब पर इतना बड़ा प्रहार किया, 30 लाख करोड़ रुपए आपने केवल सेंट्रल एक्साइज के टैक्सेस के जरिए आपने जुटाए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप ऑयल बॉन्ड्स के 3500 करोड़ रुपए जो आपने बाजाबता ब्याज का चुकाया उसका हवाला देने की आपको जरूरत है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से खुद किनारा रखा है और उन्होंने असहमति जाहिर की। स्टालिन का बयान दयानिधि मारन के बाद आया है, और मैं कांग्रेस के बयान के साथ हूं। आलोक जी ने जो कहा, इंडिया गठबंधन चूंकि हिंदुस्तान की विविधताओं में एकता की जो तस्वीर है, इंडिया उसका सही अर्थों में उसको सिंबलाइज करता है, इसलिए कि इसमें अलग अलग जो रीजनल फोर्सेज हैं, नेशनल पार्टी है, लेफ्ट का इसमें पूरा का पूरा फ्रंट है, तो कई सवालों पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बिहार के अगर अखबारों के पन्ने अगर देखेंगे तो यहाँ आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने सबने उनके बिहार को लेकर के कुछ बयान उनके नेताओं के थे, उस पर उनको कहा सनातन धर्म को लेकर। नीतीश बाबू तो कुछ बोले ही नहीं, राजीव जी, नीतीश बाबू तो कुछ बोले ही नहीं। नीतीश कुमार जी हर सवाल पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और पार्टी की प्रतिक्रिया जब भी होती है, बात बिहार के लोगों के सम्मान की हो, वो चुप रह जाए, इसका क्या मतलब है? वो मुख्यमंत्री है बिहार के। नीतीश कुमार जी तो पार्टी को के साथ है ना, पार्टी तो कह रही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री तो वो है ना। अब राजीव जी आप कहें कि मुख्यमंत्री की बात आपकी बात बराबर है, तो इसको कौन स्वीकारेगा? थोड़ा सा तो हम सबको भी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन समझना चाहिए। वो सीएम बिहार है साहब, उनको बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल जरूर पूछिएगा इनसे कि इनके एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी बुनियाद रखने वाले 3 दल इनके साथ नहीं है, अभी अकेले बचे हैं। जो इसके बाद असली नकली जैसे भी दल इनके साथ आए, क्या उनकी कभी कोई बैठक हुई है? कभी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है? 400 सीटों का आपने लक्ष्य रखा है, ठीक है, और उनके इसका जवाब उनसे लेते हैं। राजीव जी एक आखिरी प्रश्न है आपसे, एक आखिरी प्रश्न है, नाराज तो नहीं होइएगा, पूछ लूं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल बहुत भड़क जाते हैं सब, डिबेट में सवाल पूछने के पहले भी 10 चीज सोचना पड़ता है। राजीव जी, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी
आरजेडी के करीबी होते जा रहे हैं। जैसा एक वक्त पर आरसीपी सिंह साहब पर शक हो गया था ना नीतीश बाबू को कि बीजेपी के करीब हो गए हैं, तो उनको लेकर नाराज हो गए, ऐसा ही कुछ लग रहा है। वो कह रहे हैं कि शायद आरजेडी के करीब हो रहे हैं, मुंगेर में इस बार साथ आरजेडी का मिल जाए, और ये सब इस चक्कर में उनको साइडलाइन कर रहे हैं, वापस बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं। ऐसा कई हलकों में बातचीत हो रहा। मैं सिर्फ आपसे प्रश्न कर रही हूं, सच जानने के लिए आपको बुलाए हैं, क्या फिर पुनः बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं नीतीश बाबू? अंजना जी, मेरा जवाब भी पूरे धैर्य से सुन लीजिएगा। आपने काफी वक्त सभी प्रवक्ताओं को दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वर्किंग है वो दिलचस्प। इनका जो आपने कहा ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये तमाम चीजें, सोशल मीडिया इनकी ताकत है और उस ताकत का भरपूर दुरुपयोग ये करते हैं। ये खबरों को प्लांट कराते हैं, उस पर अपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं दिलवाते हैं, एक छद्म काल्पनिक टकराव हर दल के अंदर ये तैयार करते हैं, लेकिन ये कभी जवाब नहीं देंगे कि इनके यहाँ नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो वीआरएस इन्होंने प्लान कर लिया है, उनका कोई असर होगा या नहीं होगा इनके पूरे चुनाव पर, लेकिन ये सवाल इनसे कभी कोई पूछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये जनता खुद पूछ लेगी आने वाले समय में, और उनके कारनामे बता देंगे। और वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो वो दिखा है साइड इफेक्ट, नागपुर के स्थानीय चुनाव में, महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में, और जिस तरह से देखिए, इसीलिए लड़ाई ये अंदर भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं। दो बड़े नेताओं के वर्चस्व को चुनौती देने वाले उन तमाम नेताओं को इन्होंने रडार पर रखा है जिनको ठिकाने लगाना है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ टीएमसी, इन दोनों से भी मुझे जवाब लेना है। ठीक है राजीव जी, आपके दोनों पॉइंट्स पर मैं उनसे जवाब लूंगी। आलोक जी, लेकिन आप संक्षिप्त में, सर बहुत कम टाइम है, 20 सेकंड्स में बात कहनी होगी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है आईएमएफ की वार्निंग के ऊपर गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो मेरे सामने है, और एक नहीं 3-4 रिएक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के मेरे सामने हैं। तो वार्निंग आई थी, ये प्रूव मैंने कर दिया है। ठीक है, अब जवाब दीजिए सुधांशु जी 3 मुद्दों पर। एक तो आईएमएफ की इस वार्निंग पर, दूसरा राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं, तीसरा वो पूछ रहे हैं रिटायरमेंट प्लान क्या है आपका शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा जी के लिए। देखिए, आलोक जी से मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर गंभीरता से बात करिए। वार्निंग और वार्निंग है तो दिखाइए ना। मैंने यूं कर दिया, मैंने दिखा दिया, तो मैं क्या प्रतिक्रिया करूं? आप दीजिएगा तो बताएंगे। वार्निंग भी दे रहा है और आपके हिसाब से हमारी रैंकिंग भी बढ़ा रहा है। मतलब गजब है साहब, किसी लेटर के वार्निंग कह रहे हैं। नहीं, हमको क्या, आप बताइए ना, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। खैर, अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। देखिए, राजीव रंजन जी ने बोला, आपने कहा समय कम है, तो इन दोनों के लिए कह देता हूं। देखिए, वास्तविकता क्या, इन दोनों के ऊपर वो हमें पंक्ति याद आती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी जब जनता पार्टी गठबंधन टूट रहा था, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इसलिए इनका गीत सुर नहीं चढ़ पा रहा है। बाहर छोड़िए, गठबंधन के बाहर छोड़िए, अपनी पार्टियों के अंदर ही। लेकिन पार्टी का चेहरे पर मुहर जनता लगाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।